हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को सीटेट मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इसमें मैं आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 की टॉपिक वाइज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूँ, प्लस जो भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, है ना। तो इतना करने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि सीटेट की जैसे एग्जाम के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो बस इतनी कि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ उनका आपको रिवीजन करना है, जिससे आपके माइंड में वो रह पाए। क्योंकि एक बार समझाने से या मेरे एक बार क्वेश्चन करवाने से मुझे नहीं लगता कि आपको वो क्वेश्चन उतनी जल्दी जो है आप खुद से कर पाएंगे। जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। या फिर कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो आप खुद से लर्न नहीं करोगे। देखिए, फॉर्मूलेस वगैरह तो हमें याद करने ही पड़ते हैं। अगर वो हमें याद नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे जहाँ पर हमें फॉर्मूले की नीड होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 11th क्लास है। इससे पहले आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और जो भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट जुलाई मैथ्स पेपर 2। सारी क्लासेस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये प्लेलिस्ट में मैंने क्लासिंग पर जो क्लासेस हैं उन पर नंबरिंग की हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो आपको जो है सीरियल वाइज क्लासेस को वॉच करना है अगर आप जो है सारी क्लासेस को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके आओगे दूसरे कॉन्सेप्ट में उस कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। आई थिंक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसका नाम है हिंदी में हम इसको कहते हैं ज्यामिति। देखिए, आपको लैंग्वेज का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि मैं बाइलिंगुअल जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो एक बार मैं जो है आज के टॉपिक ज्योमेट्री की एक बार आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ फॉर्मूलेज, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं गुड जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ये देखिए, ये इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो 2019 के हों, 20 के हों, 21 के हों, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं इस टॉपिक से जो भी पूछे गए हैं। तो आपका जो है इस तरीके से 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। अगर क्लास ज़्यादा लंबी होगी तो हम जो कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अदरवाइज मैं जो है कोशिश करूँगी कि आज की क्लास में ही ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, जो एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मैथ्स पेपर के लिए, वो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना। और जो भी फ्रेंड्स आपकी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो बिंदु है, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, उसका नाम ही है पॉइंट। यानी पॉइंट बिंदु होता क्या है, जिसको हम जनरली बोलते हैं पॉइंट बिंदु, है ना। तो ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है, आई होप कि देखिए ये मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक भी लिए हुए हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो एक बार क्लियर कर लेते हैं, ना। तो ये जो पॉइंट होता है, छोटा सा डॉट होता है, पॉइंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना कोई हाइट होती है, ठीक है। ये डायमेंशनल लेस होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं संरेखीय क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, दो बिंदु, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए, अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूंगी तो क्या बनता है, एक रेखा बनती है, ठीक है। एक रेखा बनती है दो बिंदुओं के मिलाने से। अब संरेखीय यानी कि कोलिनियर क्या होता है, तो बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं संरेखीय कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक ही रेखा पर 1, 2, 3, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इनके ऊपर एक मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ये एक ही लाइन में है सारे पॉइंट्स। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर यानी संरेखीय। अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर यानी कि असंरेखीय की। तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर जो पॉइंट्स थे वो एक ही लाइन पर प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो एक ही लाइन पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक ही लाइन पर लोकेटेड नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ मैंने रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। तो यहाँ देखिए, ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, तो एक ही लाइन पर नहीं है, ये अलग अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। तो ये हमारे होते हैं नॉन कोलिनियर यानी कि असंरेखीय। अब ये क्वेश्चन जो जनरली आपसे पूछा जाता है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब आप खुद बताइए मुझे, एक पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत सारी लाइन्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि इनफाइनाइट, अनंत, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन जो है हम एक बिंदु से खींच सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अभी मैं बताया था दो बिंदुओं के मिलाने पर एक रेखा बनती है। तो एक जो है इसका
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो है राइटिंग इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपको। ठीक है, और ये जो पीडीएफ्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको वहीं पर बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ। ठीक है, तो लाइन्स की बात करते हैं। लाइन्स रेखा होती क्या है, जिस लाइन्स की हम बार बार बात कर रहे हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना होगा कि कई सारे पॉइंट को मिलाने पर क्या बनती है, एक रेखा बनती है। अगर मैं 2 पॉइंट को मिला दूँ तो भी एक रेखा बन जाएगी, 3 पॉइंट को मिला दूँगी तो भी एक रेखा बन जाएगी। लेकिन होता क्या है, जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आप रेखा, ये मान लीजिए एक रेखा है तो इसको हम इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो जो रेखा होती है वो अगर आपसे पूछा जाए रेखा यानी जो लाइन होती है उसकी लंबाई यानी उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आप कह सकते हो कि कोई हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि अनंत लाइन होती है। इधर भी हम कितना भी खींच सकते हैं रेखा को, इधर भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है इसका। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। तो जब भी हम किसी लाइन के पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक पॉइंट रख दूँ, एक यहाँ पर पॉइंट रख दूँ, यहाँ पर इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, तो यहाँ पर ये जो बीच वाला होता है इसको हम कहते हैं सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। तो जो सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो एक निश्चित होती है कि इतनी लंबाई होगी, ए से बी तक इतनी ही लंबाई है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक रेखाखंड यानी कि सेगमेंट हो गई। तो आई होप कि ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रे यानी कि किरण की। तो किरण क्या होती है, किरण का देखिए एक पॉइंट आपका फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी लाइन के 2 पॉइंट होते हैं ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइन बनती है ना, एक 2 बिंदुओं को मिलाने पर, तो इसका ये वाला पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ए पॉइंट। अब आप इसको इधर नहीं खींच सकते, ये इतना ही है, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, राइट साइड में कितना भी खींच सकते हैं। तो जिसका एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है, दूसरा फिक्स होता है, उसको हम रे यानी कि किरण बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, लेंथ फिक्स नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम इसको कितना भी खींच सकते हैं। इतना खींचेंगे तो 15 सेंटीमीटर, और खींचेंगे तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, यानी लाइन कितनी प्रकार की होती हैं। तो पहली हमारी होती है समांतर लाइन यानी कि पैरेलल लाइन, दूसरी है असमांतर लाइन। तो समांतर लाइन क्या होती हैं, 2 लाइन जो आपस में इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। जैसे कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन यहाँ पर मान लीजिए ये है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, वो हमारी पैरेलल यानी कि समांतर, यानी कि वो लाइंस जिनके बीच की दूरी बराबर होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, हमेशा फिक्स रहती है इनके बीच की दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पैरेलल लाइन यानी कि असमांतर रेखाओं की। तो ये इसकी जस्ट उल्टी होती है, यानी कि ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 रेखाएं ऐसे बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देखोगे दूरी यहाँ पर कम हो गई है, यहाँ देखोगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है और कम हो गई है। ठीक है, तो जब हम इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे करके, और इस वाली लाइन को मैं ऐसे करके बढ़ाऊंगी, तो ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पर यहाँ पर काट रही हैं, आपस में मिल जाएंगी। तो ये जो है जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम जो है, जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहाँ पर एक एंगल बनाती हैं, उसको हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, जब 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं, कोण बनाती हैं। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर काटती हैं इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर 2 लाइन काटती हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक न्यू लाइन की जिसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि इसको हम कहते हैं त्रियक रेखा। तो 2 पैरेलल लाइंस, ऐसी 2 पैरेलल रेखा जो 2 समांतर रेखाओं को काटती है। जैसे एक पैरेलल लाइन ये होगी, दूसरी पैरेलल लाइन ये होगी। ठीक है, इसको काटती है, यानी कि मान लीजिए ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है ना। तो जो रेखा इसको काटती है तो ये हमारी क्या कहलाती है, त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये भी हमारी त्रियक रेखा है, ये भी त्रियक रेखा है। ओके, यहाँ पर देखिए ये हमारी एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। जब 2 रेखाएं आप काटती हैं तो हमारा एंगल बन गया। एंगल को हम जो है थीटा से प्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल है उसका नाम है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, सारे क्रम में लगे हुए हैं, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यून कोण हमारा क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए 45 डिग्री ये कैसा एंगल है, तो आप क्या कहोगे, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब ऐसी बात करते हैं राइट एंगल क्या होता है, इसको हम समकोण कहते हैं। तो सभी को पता होगा, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि इसके बीच में जो आ रहा होगा, जैसे कि आपका 110, 100, 125, 135, ये सभी हमारे क्या होंगे, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करती हूँ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। तो वो एंगल जो हमारा 180 डिग्री का होता है,
वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। नेक्स्ट हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहद कोण, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है? छोटा होता है, उसको हम कहते हैं वृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, वहीं से शुरू हो रही हैं। देखिए, अगर आपको ये क्रम याद है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहद कोण, आपको ये कोण का जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद करना इजी पड़ जाएगा, 0 से 90, फिर 90 आपका राइट एंगल होता है, और 90 से 180 आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, फिर 180 आपका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका सरल कोण है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण क्या है आपका? 180 डिग्री, ठीक है। फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल वृहद कोण आपका 360 से छोटा होता है, 180 से बड़ा होता है। आई होप के सारे एंगल आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक है। तो पहले, इससे पहले कंप्लीट एक एंगल और है, वो रह गया है, उसको देख लेते हैं। कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण क्या होता है? तो 360 डिग्री का जो कोण होता है, ये देखिए यहाँ पर ये है, तो ठीक है, ये कंप्लीट एंगल, पूरा ये जो एंगल होता है, ये हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इतना हाफ कितना था? 180 डिग्री, और पूरे को कंप्लीट कर देंगे तो 360 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में पूरक कोण। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम यानी कि जिनका योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो एंगल हैं, एक ए है एक बी है, तो उनका सम यानी उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 90 डिग्री हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका सम यानी जिनका जोड़ जो है 180 डिग्री हो, वो हमारा क्या कहलाता है? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री, ये कंडीशन हो तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 35 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको 35 डिग्री एक एंगल दे रखा है, ठीक है। आपका इससे क्या पूछा है? आपको पूछा है इसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था दो कोणों का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक कोण हमें दे रखा है, दूसरा कोण हमने मान लिया, ठीक है। हमें पूरक कोण पूछा हुआ है और ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90। तो इसका मतलब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस का 35, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया आपका यहाँ पर 5, 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 132 का सप्लीमेंट्री पूछा है, तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एक एंगल आपको दे रखा है 132, दूसरा निकालना है 180 डिग्री। 180 में से 132 माइनस करोगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2x + 65 तथा x एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि ये और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी। अब मैंने बताया था जब दो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल को प्लस कर लेंगे तो 2x + 65 प्लस आपका x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 2x और x कितना हो जाएगा? 3x, और 180 में से 65 माइनस करेंगे तो 115, और 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 115/3, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हमारी निकल आई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज की। देखिए जितने भी त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है, जितने भी चतुर्भुज हैं आपके, क्वाड्रिलेटरल हैं, सब कुछ हम जो है मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर मैं जो है सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी, सारे टाइप्स बताऊँगी ट्रायंगल के, सारे क्वाड्रिलेटर के टाइप्स बताऊँगी। 2D और 3D मेंसुरेशन में आपका सर्कल भी आता है, आपका क्यूब भी आता है, घन, घनाभ, क्यूबॉइड, सब कुछ आता है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है एक्सप्लेन करूँगी। अभी हमारा ज्योमेट्रिक से बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि जो राइट एंगल होता है उसमें आपकी दो जो छोटी भुजाएं होती हैं उनका सम, उनका योग जो है बड़ी भुजा के बराबर होता है। जैसे AB² + AC² = BC²। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। ये आपका किसकी प्रॉपर्टी होती है? राइट एंगल की, ठीक है। अब एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है कि ट्रायंगल बेस्ड जो कुछ प्रॉपर्टी हैं यहाँ से जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखिए ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी है वो है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज क्या होता है? जो तीन रेखाओं से मिलकर के बना होता है। एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कोण इसका ये हो गया, दो रेखाएं मिल रही हैं। एक कोण यहाँ पर ये हो गया, दो रेखाएं मिल रही हैं। एक कोण हमारा ये हो गया, तीन कोण हो गए। इसके तीनों कोणों यानी तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आई होप के सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण सर्वांग सम होते हैं, यानी कि एक समद्विबाहु मतलब
आपका यहाँ पर हो गया आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स यानी कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये आपका क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ओके। तो इसके आधार कोण यानी कि बेस एंगल जो होते हैं वो हमारे सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल 30 है तो ये भी एंगल एक ही आधार पर बने हुए हैं, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप संगत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारा इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर होता क्या है, जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके जो अंदर जो कोण बनते हैं, अंदर जो एंगल बनते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के बाहर जो कोण बनता है, अब ये ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक ड्रॉ किया है और यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है भाई, ये हमारा क्या है, एक एक्सटीरियर यानी कि बहिष्कोण है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, हमारे इंटीरियर यानी कि अंतःकोण है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस z। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे, देखिए इन्हीं प्रॉपर्टी से आपके सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, आप इंग्लिश में सुनिए। यानी कि आपके पास क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा यानी कि ये वाली भुजा है, ठीक है, इसके समांतर यानी इसके पैरेलल हमने एक ये लाइन खींच दी, ठीक है। समांतर लाइन क्या होती है, अभी भी बताया है, ठीक है। अन्य 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो अन्य 2 भुजाएं देखिए, एक ये वाली जो साइड है इसको भी हमने यहाँ पर काट दिया और इसने जो है इसको भी यहाँ पर काट दिया, इस वाली साइड को भी, है ना। तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी कि ये यहाँ पर काट रही हैं तो यहाँ पर a है तो ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC बराबर हो जाएंगी आपस में, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट है ये, उसके बाद हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि एक रेखा ट्रायंगल की किन्हीं 2 भुजाओं को यानी 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा यानी तीसरी साइड के इक्वल होती है, समांतर होती है, बराबर होती है। यहाँ पर देखिए आप, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो किन्हीं 2 भुजाओं को, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कि देखिए ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक BD और एक आपका AD, है ना। तो यहाँ पर जो तीसरी रेखा है उसके समांतर होगी। अब तीसरी रेखा कौन सी है, तीसरी रेखा देखिए यहाँ पर AD अपॉन DB हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो है, यहाँ पर ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, DE इक्वल्स टू BC, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो जो भी आज के कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करना है जिससे ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में रह जाएं, अदरवाइज़ इनको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं 1-2 जो मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तब करनी है, याद करनी है आपको, लिख लेना, कहीं राइट कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ बताएंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन में एक सजेशन रहेगा मेरा आपके लिए, ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें हमेशा डायग्राम ड्रॉ किया करो। उससे क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है सॉल्व करना। बिना डायग्राम के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा जाए त्रिभुज ABC में, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC। मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है ABC। इसका थोड़ा साइज में बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, भुजा BC जो है उसको D तक प्रोड्यूस किया जाता है। तो C को मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये वाली साइड में आगे बढ़ाने वाली हूँ। तो इसको बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ इसको नाम दे दिया D तक बढ़ाया जाता है। BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, BC पर हमारी जो BC साइड है उस पर एक पॉइंट लिया जाता है जिसका नाम है E। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया E। फिर क्या कहा जा रहा है, AC इक्वल्स टू AE, यानी कि AC यानी कि ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, AC इक्वल्स टू क्या है, हमारा AE है। फिर क्या कहा जा रहा है, एंगल हमारा EAB यानी कि EAB, ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल क्या है, 32 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक है। और एंगल ACD 125, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना दे रखा है, 125।
एंगल ए बी सी की माप क्या है, यानी कि एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल जो है हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी, पहले वो प्रॉपर्टी सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके लिए कलर चेंज करती हूँ। देखिए जब भी आपके पास ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों, दो भुजाएं बराबर हों, तो उनके सामने जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि एक साइड ये है, एक साइड ये है, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, इस साइड के सामने जो है ये वाला एंगल है, एंगल ई। ठीक है, और इस वाली साइड के सामने एंगल सी है, तो एंगल सी और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कौन सी, कि जब दो साइड इक्वल होती हैं ट्रायंगल में, तो हम क्या करते हैं, उनकी बराबर के उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा अगर ए ई बराबर ए सी है तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जब एक लाइन होती है कंप्लीट, तो वो कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाला एंगल मुझे पता है 125, तो कंप्लीट कितना होता है 180, तो 180 में से अगर मैं 125 माइनस कर दूँगी, ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 185 माइनस करूँगी तो 10 में से 5 के 5, 7 में से 2 गया 5, तो 55 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आ गया 55। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल 55 है, अभी मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला एंगल ई भी 55 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए ये जो अभी रूल लगाया है ना मैंने 180 वाला, ये आपका यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी तो आपका कंप्लीट रेखा बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए फिर से हम यही रूल लगा देंगे। तो 180 में से आप 55 माइनस करोगे तो 10 में से 5 के 5, 7 में से 5 के आपका 2, 125, तो ये वाला एंगल आपका 125 का आ गया। ठीक है, अब ये 32 है, ये 125 है, ये वाला एंगल निकालना है। तो कितना सिंपल हो गया, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, मैंने बताया हुआ है। तो इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एंगल बी को x जो हमें निकालना है, तो x प्लस 32 प्लस 125, तीनों एंगल्स का सम कितना है 180, तो तीनों को जोड़ लिया और 180 लिख दिया। इसको सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो इनको जोड़ोगे तो 5 और 2 7, 3 और 2 5, 157, प्लस का है इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 157। इसको घटा देते हैं तो 10 में से 7 के आपका 3 आ गया, 7 में से 5 के आपका 2 आ गया, तो 23 डिग्री जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल बी ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज अभी जो है एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बाकी का क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।